तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो कि 2 या 3 मार्क्स के जो आते हैं आपके या फिर 5 मार्क्स के आते हैं। उसके अलावा छोटे क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रेगुलर बेस पे एग्जाम में आते रहते हैं। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, अगर स्किप करोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले और फिर आप सोचो यार हमने वीडियो देखी क्यों नहीं पूरी। चलो जी शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आप चाहो तो इनको जो है क्वेश्चन आंसर को रीड आउट भी कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ये cclchapter.com ये वाली। तो अगर या फिर CCL चैप्टर गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा क्लास 12 हिंदी के और भी बाकी जो बुक्स हैं आपकी, उनके MCQs भी बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो आप वो वीडियो मतलब वो आर्टिकल्स भी चाहो तो रीड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में टाइम लग सकता है बट वहाँ पे अपडेटेड है सारा चीज़ें। और उसके अलावा पेपर मिल जाएंगे आपको हरियाणा बोर्ड के हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो चाहो तो अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो उनको भी डाउनलोड करके सीख सकते हो, टेस्ट ट्राई कर सकते हो तुम। चलो जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन है रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। यानी कि हमें जो है 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो है रेडियो, एक है टेलीविजन। इसमें जो समाचार लिखा जाएगा उसकी भाषा कौन सी कैसी रहेगी, उसकी शैली कैसी रहेगी, उसके लिए हमें उसके बारे में बताना है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखो ये जो है ना, ये चीज़ें कॉमन सी होती है। एक तो हम लिख देते हैं कोई भी हो, मतलब ये रेडियो और टेलीविज़न की बात नहीं है, इंटरनेट पत्रकारिता या कोई भी पत्रकारिता हो गई, हर चीज़ में, या फिर कोई कविता कहानी कुछ भी हो, हमें एक चीज़ लिख देनी चाहिए, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। देखो अगर आप बोल रहे हो या फिर आप कुछ लिख के छोड़ के जा रहे हो किसी के लिए, तो इतना तो हो कि उसको समझ आ जाए। अब मान लो कि प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ का मतलब यहाँ पे वेदों से है मेरा, तो वो जो ग्रंथ हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पढ़ी गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं पढ़ी गई। तो वो क्या है, वो उस टाइम पे हो सकता है उनकी सरल सहज हो, बट अभी हमारे लिए वो सरल सहज नहीं रही वो भाषा। तो आज के टाइम में हम क्या सोचेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं वो सरल सहज होनी चाहिए। यहाँ पे सरल और सहज का एक और मतलब बनता है कि अगर जो है हम मान लो हम इंडिया से है, ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ी सी चिंदी भर इंग्लिश आती है जो कि बोलनी ठीक ठीक आती है, बस काम चलाऊ। उसके अलावा हिंदी तो आती है, या फिर हमारी कॉमन लैंग्वेज, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो आप कमेंट में बताना आपकी कॉमन लैंग्वेज कौन सी है जो नॉर्मल यूज़ करते हो। अब जो है क्या होगा कि अगर आप चाइना चले जाते हो, कहाँ पे, चाइना में, वो उन लोगों की कॉमन लैंग्वेज क्या होगी, चाइनीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमारी हिंदी क्या उनके चाइनीज़ से संपर्क कर पाएगी? क्या आप ये बोलोगे कि ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसकी कविता आप पढ़ रहे हो तो भाई साहब भाषा सरल और सहज है? नहीं होगी ऐसे, तो ऐसे वाला केस नहीं होगा। बट इसीलिए जो है अपनी भाषा में हमें अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना रहता है, हमेशा से यही चलता आया है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा सरल सहज होनी चाहिए। इस चीज़ पे मैंने इतना डिटेल इसीलिए बताया ताकि आपको याद रहे ये चीज़ कि कॉमन पॉइंट है हर जगह और किस बेसिस पे है वो पता होना चाहिए। देखो पेपर में नंबर लाना अलग बात होती है और नॉलेज आगे काम आती है ये चीज़ें। आप मान लो यूट्यूबर बन जाते हो या फिर आप कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो उसमें काम आती है ये चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी बात है ये। अगला जो टॉपिक है वो पॉइंट है, मतलब वो है भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए, यानी कि इन द फ्लो होना चाहिए, फ्लो में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बात चल रही थी और बीच में कहानी गायब, तो मज़ा नहीं आएगा ऐसे, है ना। तो रेडियो का हो या फिर टेलीविज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट भाषा शैली लगभग सेम सी होती है। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि एक शब्द ऐसा लिख दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, या फिर मतलब 3-3 2 मतलब बनते जाते हैं, तो उस टाइप के भ्रामक शब्द होते हैं वो, और या फिर अस्पष्ट शब्द, तो उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रचलित और सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए एवं किंतु, परंतु, अथवा आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा और या आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखो जैसे नॉर्मल बात चल रही है, मैं घर पे बैठा हुआ था किंतु फिर मेरे को याद आया, ऐसे बोलोगे, या फिर आप ऐसे बोलोगे, मैं घर पे आराम से बैठा हुआ था, चिल कर रहा था और मैंने देखा कि कोई आ गया घर पे तो मैं छोड़ के भाग गया। तो ऐसा कुछ भी, ठीक है, जो भी है इन द सेंटेंस मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो वहाँ पे और या ऐसे शब्द आदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु परंतु जैसे खतरनाक शब्द अगर बार बार
एक होता है एक आध बार बोल लो कोई दिक्कत नहीं होती, बट बार बार आपकी टोन के अंदर ये शब्द हैं तो वो गड़बड़ करेंगे, मतलब कि आपका जो रीडर है उसको मजा नहीं आएगा, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को। वाक्य जो है सहज, स्पष्ट और छोटे और सीधे होने चाहिए। सीधी सीधी बात है, स्पष्ट कह दो एक बार में, एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट होनी चाहिए, पता लगे कुछ ही नहीं समझ पाया बंदा आखिर में सारी कहानी सुनने के बाद में। वाक्यों में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मूवीज वालों का होता है कि भैया अब क्या होगा, अगले साल देखना अब क्या होगा, अगले साल हम एक नई इसका पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं तो अगले साल देखना क्या होगा, तो उसके लिए पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इतनी दिनों में बंदा भूल जाएगा कि था क्या। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब वो अलग सीन है, उनको मार्केटिंग करनी रहती है, बट हाँ हम अपनी जैसे जस्ट किसी को समझा रहे हैं तो उनमें वो टूटता छूटता प्रभाव जो है नहीं होना चाहिए। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, पता लगे मुहावरे ठोक दे और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका के बारे में लिखिए। अब ये भूमिका जो है ना, आप बैठ के बिना इसको पढ़े नीचे वाले को, मतलब ये पुराना है, आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा बाद में, साथ के साथ अपडेट करा दूंगा, बट जो भी है देखो ये पुराना लिखा क्यों फिर हमने, क्योंकि भैया वो किताब के हिसाब से लिखना पड़ता आगे, तो हमको अब हम क्या करें उस केस में, है ना। बट जो भी ये सारी चीज़ें आपको अप टू डेट मैं बता दूंगा आज के टाइम के हिसाब से भी, कि जनसंचार माध्यमों में इस इंटरनेट की क्या भूमिका। जनसंचार यानी कि जनता के लिए संचार, यानी कि पूरी आवाम को, पूरी जनता को जो है संबोधित किया जाएगा। इंटरनेट जो है 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है, मतलब कभी जब मन करे एक बटन सा होता है मोबाइल में, उसको दबा दो नेट चालू, है ना, बस नेट का रिचार्ज होना चाहिए, पता लगे नेट ही नहीं है। वैसे वीडियो देख रहे हो तो रिचार्ज तो होता ही है सबके पास, है ना। यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, मुझे तो लगता है मनोरंजन ही करता है, सूचनाएं तो लेते ही नहीं कोई। आप तो बस यूट्यूब में शॉर्ट में बैठ के देखते रहते हो। अगर आपको भी आदत लग चुकी है कि बैठो और यूट्यूब खोल के शॉर्ट देखने लग जाओ तो कमेंट में बताना जरूर से, हम भी शॉर्ट बना लेंगे यार एक आध आप लोगों के लिए, बता देना। यह ज्ञान भी प्रदान करता है, वो तो है ही। अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी का मतलब मेरा यहाँ पे है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना है, कोई एक पार्टिकुलर स्किल सीखनी है, आपको टाइपिंग सीखनी है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको पीसी बिल्डिंग मतलब हार्डवेयर जोड़ना ही सीखना है, या फिर कुछ ठीक करना सीखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप की, खेती करनी सीखनी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और वो प्रोवाइड वैसे कौन करता है, आप ये आपके मन में आता होगा कि यार ये इतनी सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है। वो हम जैसे ही लोग होते हैं जिनको, जैसे अभी मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में, वो अपना अपना ज्ञान बांटते रहते हैं और उसकी मदद से जो है आप लोगों को सीखने को मिल जाता है। इंटरनेट पर एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती हैं। वैसे तो इतना इंटेलिजेंट कोई होता नहीं है, बट हाँ जितनी भी खबरें होती हैं सबसे पहले आज के टाइम, ये पुरानी बात है बट आज के टाइम पे पहले इंटरनेट पे पढ़ी जाती है, अखबार में अगले दिन आती है। इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में घर बैठे बैठे संपूर्ण संसार की जानकारी ली जा सकती है। अरे संसार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो एलियंस तक की जानकारी मिल जाएगी आपको। कभी सर्च मार के देखना पहाड़ के एलियंस कैसे होते हैं तो आपको पता लग जाएगा, है ना। जस्ट प्रैंक, एलियंस वेलियंस का भी कोई आइडिया नहीं है। इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण, कथा संकलन भी होता है। तथा आना था, यहाँ पे कथा लिखा हुआ है, तथा आएगा, ठीक है, तय आएगा। तो यहाँ पे जो है जो भी मतलब खबरें हैं वो सच्ची है झूठी है, वो सारी चीज़ें वायरल भी यहीं पे होती है और पता भी यहीं पे चलता है कि वो फेक है कि क्या है। इसके द्वारा एक सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल लगेगा, देखो 56 KB, सोच रहे हो KB, यहाँ पे बात किसकी हो रही है। आप एक तो बेसिक बात यह है कि ये बुक जो है ना आपकी 2004 में लिखी गई थी, 4 या 5 उसके अराउंड इसको अपडेट किया गया। उसके बाद इसमें बोर्ड वाले बोले, जिन्होंने NCERT वालों ने किताब बनाई थी, भाई हम नहीं कर रहे अपडेट, अपना पढ़ते रहो, ऐसे ज्ञान बहुत मुश्किल से बनती है, किताबें महंगी हो गई हैं। तो उस टाइम पे 56 KB थी, आज के टाइम पे इसको अपडेट कर लो आप, ये 70,000 शब्द नहीं है, ये गलत अब हुआ है। यहाँ पे 1 सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड में 56 KB की बजाय लगभग आप आज के टाइम में तो 1 GB 1 सेकंड में भेज सकते हो डाटा। आप बोलोगे भाई हमारे यहाँ इतना तेज भी इंटरनेट नहीं आता कि 1 GB पहुँच जाए, बट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है ये टेक्नोलॉजी, भले ही आपके पास ना आई हो, आपके पास भी अगर नॉर्मल सिम से यूज़ कर रहे हो तब भी 2 MB तो चली जाएंगी। 2 MB मतलब कितनी सारी KB, 2 दूनी 4,
मतलब 2 MB का मतलब 2000 कुछ, हाँ 2000 कुछ KB बनेगा, मतलब 56 KB। तो वो जमाना था जब 2G चला करता था, ठीक है ना। 2G की स्पीड थी मैक्सिमम 64 KB, इससे ऊपर स्पीड नहीं जाती थी 2G की। तो ये 2G वाला जमाना भैया, ठीक है ना। वैसे भी नेटवर्क डिले रहता है थोड़ा सा, तो 64 की बजाय 56 लिख दिया इन्होंने। बट होता क्या है एक्चुअल में, आजकल स्पीड 64 KB नहीं रही, 3G की आई थी जो कि MB तक पहुंच गई थी ऑलमोस्ट। उसके अलावा जो है अब 4G आया, जैसे ही 4G की स्पीड लगभग 30 MB पर सेकंड तक पहुंच गई थी, MB पर सेकंड तक। और अभी जो है 5G जो आ रहा है आपका, वो आ चुका है वैसे तो कई जगहों पे। तो वहां पे 1 GB पर सेकंड की स्पीड को मेजर किया गया है बहुत सारी जगहों पे, इंटरनेट पे देख लेना। तो ये इतना अप टू डेट हो चुका है ये डाटा, ये लाइन पुरानी है, इसको चाहो तो अपडेट कर लो। अब ये 70,000 शब्द की बजाय अब ये एक छोटी सी बात बोल दो कि भाई 1 सेकंड में एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब शब्द तो तुच्छ लेवल पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इसके द्वारा जो है एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। ये भी थोड़ा सा बदल दो यार, व्हाट्सएप लिख दो, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, उस टाइम पे ईमेल ही चलती थी, पॉपुलर मार्केट था ईमेल का, बाकी कुछ नहीं था। ईमेल और जीमेल सेम ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो आज के टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और कुछ चलाते हो आप? मैं तो लिटरली सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जोलो, पोलो, फलाना ढिमक्का भी बहुत सारे आ चुके हैं आजकल मार्केट में, तो वो भी चलाते होगे तो पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है खबरें पहुंचाते रहते हैं, पायरेसी होती रहती है खबरों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती है। प्रिंट माध्यम यानी कि एक पेपर पे एक किताब लिखी हुई है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको सामने पढ़ने मतलब फेस करनी पड़ेंगी। देखो पहली दिक्कत क्या होगी, केवल पढ़े लिखे लोगों के काम आएगा, अनपढ़ लोग जिसको ऐब सैड नहीं आएगा तो वो कैसे पढ़ेंगे। दूसरा, लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि जिसको लिखना है, लेखन कार्य वालों को जो है ज्ञान होना आवश्यक है, किस तरीके से लिखना है, उनको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हम 2G खेल के आए हैं, 2G के बारे में पता करके आए हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते कि 5G है, क्योंकि किताब पुरानी है और ये किताब जो है प्रिंट माध्यम के थ्रू चल रही है। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेस मतलब ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे कितना स्पेस देना है वो ध्यान रखना पड़ता है। इसमें तो ऑटोमेटिक हो गया आजकल सब कुछ, भड़क रही नहीं। गलतियाँ सुधारनी पड़ती हैं, हाँ गलतियाँ कर दी तो सुधारनी पड़ेंगी। जैसे हमने भी एक गलती करी हुई थी, यहाँ पे कहीं अपडेट करा था मैंने आपको, यहाँ पे कथा की बजाय तथा आना था, तो ये तो हम बदल लेंगे, एक क्लिक मारा बदल दिया। बट वहाँ पे जो है गलतियाँ सुधारने के लिए पूरी किताब को दोबारा प्रिंट मारो, तब बहुत घटिया काम हो जाएगा फिर, है ना, खर्चा ही खर्चा। अगला देखते हैं, 6 ककारों से क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 6 ककारों से आपका क्या मतलब है। 6 ककार का मतलब है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, ये सारी चीजें, ये सारे सवालों के जब जवाब एक समाचार के अंदर आपको मिल जाते हैं तो वो 6 ककार कहलाते हैं। वो पूरा समाचार होता है, मतलब पूरी डिटेल के साथ में। इनको जो है हम 6 ककार बोलते हैं। आपसे जस्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 6 ककार कौन कौन से हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों। तो ये 6 ककार आपके होते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबरें लिखी जाती हैं। यह ककार ही समाचार लेखन का हमारा मूल आधार होता है। पहला है हमारे पास में कब, यानी कि कोई घटना कब हुई, जैसे कि बस दुर्घटना कब हुई, समय के बारे में पूछा जा रहा है हमसे ना। किसी घटना तथा समस्या के समय का बोध कराता है। वैसे तो आप पढ़ोगे ना, आप 12th में आ चुके हो, इतना आइडिया लग जाता है यार, है ना। कहाँ कहाँ पर हुई, मतलब कहाँ, कौन से शहर में, स्थान के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्थान के बारे में। कैसे कैसे हो गई, मतलब कारण क्या था उसका, है ना। इसमें हम जो है विश्लेषण, वितरण और व्याख्या की जाती है कि मतलब क्या क्या हुआ। जैसे कि एक सड़क दुर्घटना हुई तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि कैसे हो गई, क्या बस वाले ने ठोक दिया बाइक वाले को, या बाइक वाले ने बस वाले को ठोक दिया और बस का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे पूरा डिटेल आपको कैसे में पता लगेगी। आगे देखते हैं, क्या क्या हो गया भैया, पहले तो यही बता दो हमको। यानी कि समाचार की मेन रूपरेखा तैयार करी जाती है, बेस होता है ये कि हुआ क्या, पहले ये तो पता लगे, उसके बाद ही तो बताएंगे कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अगला पॉइंट आता है क्यों, ये हुआ ही क्यों, मतलब वो बच भी तो सकता था यार वो दुर्घटना होने से। तो यहाँ पे विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। अब आ गया कौन, मतलब दुर्घटना में किसको, मतलब कौन घायल हुआ या फिर ऐसी चीजें, ठीक है ना, किस चीज को आधार बनाया गया है समाचार का, तो वो चीज है। अगला क्वेश्चन है, विशेष लेखन किसको कहते हैं।
स्पेशल राइटिंग होती है ये। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका के बारे में लिखिए जरा सा। किसी सामान्य विषय से हटकर, सामान्य विषय यानी कि आम जो नॉर्मल बातें चलती रहती है समाज में, उनसे हट के कुछ लिखना, उसको हम बोलते हैं विशेष लेखन। क्या बोलते हैं हम उसको? विशेष लेखन। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन आदि जो है विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। माने जाते हैं, है नहीं, माने जाते हैं, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एक नॉर्मल सी खबर है, वैसे तो ये प्राचीन बात है, वो आपको पता लग ही रहा है, लेकिन व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इनको जो है कैटेगराइज कर दिया ताकि आप जो है एक ही चीज़ के बारे में लिखे। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ में आप घुसे रहे कि आपको दुर्घटना दिखानी है, बस आपका काम क्या है, जहां भी चोट लगे किसी को पहुंच जाओ कैमरा उठा के, क्या लगी सर चोट, कहाँ पे लगी, कितने आदमी टपक गए, क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? विशेष लेखन बोलते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है वो हमको जाननी है। तो समाचार पत्रों पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। जैसे कि एक वेबसाइट होती है, यहाँ पे बन गया खेल लिखे मिलेंगे, यानी कि खेल की खबरें, या फिर यहाँ पे कोई और खबरें दूसरे टाइप की, यहाँ पे जो है शेयर मार्केट की खबरें चलेंगी, यहाँ पे स्वास्थ्य की खबरें चलेंगी, यहाँ पे शिक्षा के बारे में जो कि खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, ब्लैंक, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया हमारा? व्यापार के बारे में, यहाँ पे कानून के बारे में, यहाँ पे मोदी सरकार के बारे में, और वही पेज पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो वो अलग बात है, बट हाँ जो भी है ऐसे ही चलेगा। खबरें हर जगह मिलेंगी आपको, वो डिपेंड करता है आप किसके इच्छुक है, उसमें जाओ देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? मतलब एक कविता जब लिखी जाती है उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? पहला तो है भाषा। कविता में भाषा की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, महत्वपूर्ण घटक है ये, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं भावनाओं को जो है अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगला है शैली। शैली भी जो है कविता का मुख्य घटक होता है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। मतलब भाषा शैली एक जैसी सी है लगभग। बिंब, बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र, यानी कि शब्दों की मदद से आपको दिखाना वो दृश्य, उसकी भावनाएं, उसको जो है वो जो भी चीज़ है, जो भी मतलब एहसास से वो गुजर रहा है, जो कुछ उसको दिख रहा है, वो आपको शब्दों के माध्यम से समझाए और आपको भी वही सेम फीलिंग दिलाए, तो उसको हम बिंब बुलाते हैं। इन सब चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यह कविता का मूल आधार होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, वो है छंद। यह कविता का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि छंद ही है जो कविता का रूप प्रदान करते हैं। वो गाने से बजते रहते हैं ना, पीछे आप मिलाते रहते हो, वो आता है, ये जाता है, ता है, ऐसे मिलाते रहते हैं, वो वाले जुगाड़ है ये, ठीक है। इसके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है, नहीं तो हम कहानी बना देंगे उसको फिर तो। अगला लास्ट पॉइंट है वो है अलंकार। अलंकार पूछे जाते हैं, अलंकार मिलते हैं उसमें। अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक होते हैं। यह कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं और इसके द्वारा ही कवि जो है अपनी कविता को सजाता है, यानी कि ब्यूटीफुल बनाता है, मज़ेदार बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या मतलब है? एक नाटक होता है जिसमें कुछ चीज़ें स्वीकार होती है, कुछ अस्वीकार होती है, इनसे क्या मतलब है? तो नाटक में जो है ना, स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार को अधिक महत्व होता है। अस्वीकार कर देना, यानी कि एक नाटक, देखो आपने नाटक देखा है, एक सास अपनी बहू से बोलती है कि बेटा वो कुकर में से सब्जी निकाल देना। अब अगर उसने वो गई सब्जी निकाल दी तो नाटक खत्म, मजा किसको आएगा? भाग जाएंगे ना सब के सब। वो बोलेगी नहीं सासू माँ, मैं नहीं निकाल रही बिल्कुल भी सब्जी, फिर गाना बजा देंगे वो बहुत देर तक, वो कैमरे को चारों तरफ घुमा घुमा के पकाते रहेंगे बंदे को। उसके बाद में सासू माँ उसको गुस्सा करेगी, फिर वो बोलेगी मैं नहीं, मेरे सिर में दर्द है सासू माँ, ऐसे नौटंकी करेगी। मतलब वो नहीं चाह रही, वो अस्वीकार कर रही है बार बार, तो इसीलिए अस्वीकार का महत्व बहुत अधिक होता है। अगर आपने कोई नाटक देखा ना जिसमें सीधा सीधा स्वीकार कर लिया जाता है कोई चीज़, तो वो नाटक फेमस नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अस्वीकार वाला ही ज़्यादा जो है वायरल होता है यहाँ पे। तो नाटक में जो है स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक जो है सशक्त हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। कोई भी दोस्त चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना आम सी बात होती है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्ट, छटपटाहट,
प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही जो नाटक है वो सशक्त बनता है, एक अच्छा नाटक बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का जो चरित्र है वो ज़्यादा पसंद आता है और टीवी वाले वही बना देते हैं। फिर इसके विपरीत जब जब किसी विचार व्यवस्था या फिर तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया जाता है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाता। अब ऐसी बहुत सारी है, मूवीज में भी सेम जैसे नाटक में होता है ना, नाटक वाले तो पका के मार देते हैं बंदे को। चलो हम तो नहीं पकड़े, कोई ना, हमें कौन से नाटक देखने हैं जो भी है, बट हाँ उसका भी एक अलग ही मजा होता है। और उसके अलावा देखो हम लोग तो फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी आप देखोगे अगर जो विलन है वो एक्टर के हाथों में पहली बार में आ गया तो फिल्म जल्दी खत्म हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर जब तक वो विलन उसको परेशान करता रहेगा और आखिरकार फिल्म के जब अंत आएगा तब जाके उस विलन की मौत होगी या फिर नहीं भी होती, बहुत बार होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एवेंजर्स, मतलब एमसीयू की आपने आयरन मैन की फिल्में देखी होंगी गारंटेड, तो उसमें जो है इन्फिनिटी वार में थानोस बच के भाग गया था भैया, तो वो अलग ही सीन था, है ना। तो वही सीन है, मतलब वहां पे जरूरी नहीं है, वहां पे अस्वीकार हारना वो अलग ही मजा देता है लोगों को, और इसी चीज के चलते जो है ये पूरा मार्केट चल रहा होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाई एंकर क्या होते हैं। डाई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। यानी कि ड्राई यानी कि सूखा हुआ एंकर है, बस उसके पास ना खबर है, मतलब ये पता लगा कि वहां पे हादसा हो गया, वो पकाता रहेगा आपको जब तक वो उनका रिपोर्टर नहीं बताएगा हुआ क्या एक्चुअल में, तो तब तक पकाता रहेगा। हमें आज की ब्रेकिंग न्यूज, सड़क दुर्घटना में एक हादसा हुआ है, वहां पे एक शहर का नाम ले देगा जो भी है, तो वहां पे हादसे की रिपोर्ट का पता चला, हादसे के बारे में पता चला है। अभी तक सूत्रों से कुछ भी पता नहीं चल पाया है, बट अभी हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ में जुड़ने वाले हैं, वेट कीजिए और तब तक हम पता लगाते हैं हुआ क्या है एक्चुअल में। हमारे रिपोर्टर से पता लगाते हैं, और रिपोर्टर बेचारा बाहर खड़ा होता है, कहीं दुर्घटना कहीं दूर हो रही है और रिपोर्टर कहीं और से लाइव चला रहा है, उसके बाद में वो चल के जा रहा होता है आराम से, तो वो तब तक क्या लोगों को जब तक वो पका रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई एंकर, वो सूखा हुआ एंकर है, ठीक है ना, उसके पास कुछ नहीं है, खबर नहीं है ढंग की। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां पहले दी जाती है, उसके बाद में कम महत्वपूर्ण, और ऐसे ही घटता जाता है। इसको हम जो है उल्टा पिरामिड, सूत उल्टा पिरामिड जैसे होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली हम इसको कहते हैं। यानी कि एक ट्राइंगल सा बना हुआ है बुक के अंदर, वो देख लेना, वही है, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, बिट रिपोर्टिंग क्या होती है। जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट देता है वह कहलाती है बिट रिपोर्टिंग। यानी कि अभी मैं अपने शहर में हूँ, हरियाणा में कोई शहर है, आपको नहीं बता सकते, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप जो है एक पार्टिकुलर शहर की अगर मैं न्यूज़ देने लग जाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे बिट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कुरियर बॉय होते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, चाहे आप फ़ोन करके बोलते रहो भाई साहब बस 2 ही किलोमीटर दूर तो हूँ मैं, नहीं हमारा एरिया यहीं तक है, हम यहीं तक आएंगे, दूसरे से संपर्क करो नहीं तो आप, तो वो सीन है, ठीक है, तो वो वाला होता है, उसको बोलते हैं बिट रिपोर्टिंग। अरे ये क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक नाटक बनाने में, नाटक का रूप देने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे प्रमुख समस्या तो होती है कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानी के अनुसार जो है कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्व में के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। यानी कि उनको वो फील देने में बहुत दिक्कत आती है जो फील एक्सपेक्टेड होती है। और अगर आपको बताएं तो बेहतरीन जो फील होती है, मतलब कि आवाज़ या फिर जो भी है ना, एक नाटक का रूपांतरण जब होता है तो जो नाटक बनता है, बेहतरीन डायलॉग्स जो हैं लाइक पायरेट ऑफ कैरेबियन के हो गए, एमसीयू में आयरन मैन के, तो वो जो है ना वो फील देते हैं यार, अलग लेवल की फील देते हैं, वो लेजेंडरी चीज़ें हैं, वो बहुत कम देखने को हमको मिलती हैं। और वो ऐसी अलग, जैसे वो मूवी है, यहाँ पे नाटकों की बात है तो नाटकों में भी ऐसे होता है। अब नाटक में देखता नहीं तो किसका एग्जाम्पल दूँ, कौन सी सास बहू को पकड़ के लाऊं मैं यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो आप कमेंट करके बता देना दूसरों को, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। यानी कि वो फील नहीं आ पाती, बहुत दिक्कतें आती है, भूल जाते हैं बहुत बार हंसी मजाक के चक्कर में। सामानों को नाटकीय रूप प्रदान करने में भी समस्या आती है, वो तो आएगी भैया, उठा के रखना है उधर इधर। संगीत ध्वनि प्रकाश व्यवस्था करने में भी समस्या आती है। भाई सब इतनी समस्या आती है ना, छोड़ दो, नाटक रूपांतरण तुमसे ना हो पाएगा।
ये तो भैया बेसिक बेसिक बातें चिपका रहे हैं हमको ये, ठीक है ना। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में भी समस्या आती है, हर जगह समस्या आती है। ये भी बोल दो एडिटिंग करने में भी समस्या आती है उस नाटक की। चलो जी आगे देखते हैं। हमें तो समस्या बतानी थी, समस्या तो वो भी है। आपका मन नहीं है, आप आलसी हो और बोला जाएगी एडिटिंग करवाई नाटक की। नहीं कर रहा मैं तो, कल करेंगे, छोड़ दे परसों करेंगे, ऐसे चलता है, बहुत दिक्कतें आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहानी और नाटक में क्या फर्क होता है। एक कहानी कहानी होती है, एक नाटक नाटक होता है। देखो कहानी जो है एक गद्य विधा होती है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ना ज्यादातर लिखी होती है, जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। यानी कि कहानी के अंदर देखो, नाटक में जो है एक नाटक जो है लंबा होता है, कहानी छोटी होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो कहानी जो है ना मनोरंजक होती है ज्यादातर, और नाटक जो है पकाने वाले। आपको हो सकता है आपको ज्यादा ही पसंद आते हो नाटक, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता आपको जो है वो झगड़े चल रहे होते हैं वो उसमें ज्यादा मजा आता हो। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी का संबंध किससे होता है? लेखकों से और पाठकों से, यानी कि लिखने वाला, यानी कि सिंपल बात है यार, ज्यादातर जो कहानियां हैं वो कॉमिक्स वगैरह की कहानियां होती है या फिर पेपरों पे लिखी होती है। लेकिन नाटक वो स्क्रीन पे ही चलता है। कहानी कहीं भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है। कहानी को आरंभ मध्य और अंत के आधार पर बांटा जा सकता है कि शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। नाटक वालों का कोई एक्ट्रेस मर गई, उसके बाद में वो फिर से कहीं से उठा लाते हैं उसी एक्ट्रेस को किसी भी तरीके से, कुछ भी दूसरा नाम दे के, ऐसे बहुत चीजें चलती है। कहानी में जो है उनको पता होता है ना, देखो एक नाटक में मान लो कि 5 एक्ट्रेस मिलकर 5 कैरेक्टर काम कर रहे हैं, उनको ये समझ आ जाता है कि नाटक देखने वालों को इनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो ज्यादा पसंद आता है, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे बार बार उसी कैरेक्टर को दिखाएं। जैसे कि अभी नाटक से थोड़ा साइड हटते हैं, फिल्मों में आते हैं। आप भी आयरन मैन के फैन हो गए, ऑब्वियस सी बात है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो बार बार आयरन मैन को दिखाते हैं। आयरन मैन को, आपको आयरन मैन पसंद नहीं है, आपको पसंद क्या है, उसका वो गैजेटिकल सूट या मैकेनिकल जो सूट है वो इतना खतरनाक है, तो वो दिखाते हैं, हर बार मॉडिफाई हुआ मिलता है आपको, है ना। तो उसमें क्या है, उस केस में अगर आप देखते हो आप समझ जाओगे आपको क्या पसंद आ रहा है। वो बंदा पसंद आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, फिर वो बार बार उसी से खतरनाक वाली चीजें करवा रहे हैं ताकि आपको और मजा आए। अभी तो डेथ हो गई है, आगे पता नहीं क्या होगा, आयरन मैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांस तो नहीं है वैसे। जो भी है पॉपुलर हो गया ये, ठीक है ना। वैसे ही एक कैरेक्टर होता है पार्टिकुलर, नाटकों में भी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर होता है जो ज़्यादा मतलब मेन होता है, और उसी के बेसिस पे पूरी कहानी चल रही होती है, उसको घुमा फिरा के हटा के वापस लाते हैं, ऐसे ही करते रहते हो कहानी नाटकों में। कहानी में जो है मंच सज्जा संगीत और प्रकाश का महत्व नहीं होता, यानी कि वहाँ पे टन 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 ऐसे कुछ भी बज रहा है, या फिर जो लाइट है, भैया लाइट फेस पे नहीं आ रही, वैसे फेस ही नहीं है, है कहानी कागज पे लिखी हुई है, तो इसीलिए इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। बट नाटक में जो है संगीत, ये धिंग तना 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 धिंग, ऐसे बहुत सारे संगीत है, टिंग 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 टिंग, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे संगीतों का इंपॉर्टेंस है। जो मंच सजा हुआ है, यानी कि जो घर वगैरह जो भी कुछ दिखाते हैं वो कितना अच्छे से सजा हुआ है, उसका भी महत्व होता है। या फिर पता लगे झोपड़ी का सीन है और आपने बीच का महल दिखा दिया तो क्या ही करे फिर। या फिर जो लाइट है, पता लगे बंदा ही धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो वो मज़ा नहीं आएगा नाटक में। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। चलो जी, अभी हम बात करें सिर्फ कहानी की, कि कहानी में ये होता है। नाटक के बारे में देखते हैं अब, नाटक में क्या फ़र्क होता है। देखो हमने इसमें पढ़ा, कहानी में ये एक गद्य विधा है, ये भी एक गद्य विधा है ना। इसको जो है ये मनोरंजन टाइप का है, ये जो है मंच पर अभिनय इसका किया जाता है। इसका संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक, श्रोताओं सबसे होता है, यानी कि सारे कैटेगरी के लोग, यानी कि बनाने वाला, लिखने वाला। कहानी लिखी जाएगी ना, उसके ऊपर ही तो नाटक बनते हैं पहले तो पहले कहानी लिखी जाती है, फिर नाटक बनते हैं, फिर उसको एडिट वेडिट जो भी निर्देश किए जाते हैं पूरा कुछ, फिर दर्शकों तक वो जाता है, सुनने वालों को सुन लेते हैं, जो भी चलता है। नाटक का मंच पर जो है अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में जो है विभाजित किया जाता है, यानी कि उसको अलग अलग एपिसोड से बना बना के बेचा जाता है। नाटक में जो है मंच सज्जा संगीत और प्रकाश का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो पहली बात, हम बात कर रहे हैं रेडियो के नाटक की। वैसे तो रेडियो ही बंद हो गई है, नाटक की तो क्या ही बात करें, क्योंकि भैया आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 2004 की बात है जब महानुभवों ने किताब लिखी, और उसके बाद में किताब अपडेट नहीं हुई। उस टाइम पे चलती थी रेडियो, फोन चलते थे बटनों वाले, और आप क्या मानोगे, अब आप उम्मीद करोगे कि ये आपको इंटरनेट के नाटक के बारे में बताएंगे। ना अरे ना, ये रेडियो नाटक की कहानी में किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे तो रेडियो ही नहीं चलने वाली आज, मतलब आने वाले समय में ख़त्म हो गई है।
मिलिट्री विलिट्री में काम आएगी तो अलग बात है, बाकी हमारी ज़िंदगी में तो काम नहीं आने वाली। तो किन किन जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर भी सुन लेते हैं। रेडियो पे नाटक तो सुनने नहीं रहते अपने को। तो यहाँ पे पहला होता है कि कहानी जो है घटना प्रधान ना हो, यानी कि उसमें जो घटना है ना वो अटकी रहे, मतलब एक ही जगह के बारे में लंबा जिक्र हो जाए तो बंदा पक के भग जाएगा। तो पहले तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी पक जाओगे आप, बोर हो जाओगे, है ना, उबाऊ बना देती है, जिसे कुछ देर पश्चात सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए देखो रेडियो नाटक जो है ना, रेडियो में कुछ दिखता तो है नहीं, सिर्फ सुनने का है, सारा कुछ सीन सुनने का है। अब सुनने के ऊपर है कि वो आपको सुनाते क्या है, अच्छा सुना रहे हैं मजा आएगा, नहीं सुना रहे अच्छा तो बंद हो जाएगी रेडियो। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं जो है होती रहनी चाहिए। समय सीमा, अब ज़्यादा लंबा पता लगे 4 घंटे एपिसोड चल रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पक्के वैसे भग जाओगे। तो ज़्यादातर जो है 15 से 30 मिनट तक का ही समय सीमा होनी चाहिए। उसके बाद जो है मनुष्य की जो एकाग्रता है, जो बैठ के आराम से सुनने वाली इच्छा होती है, वो जवाब देने लगती है और वो छोड़ के भाग जाएगा रेडियो के नाटक को। आप वहाँ पे ऐसे ही बोलते रह जाओगे कि हो क्या रहा है। पात्रों की सीमित संख्या है, अब पता लगे 5-6 कैरेक्टर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पता लगे इसका नाम रिंटू, पिंटू, चिंटू, मिंटू, पता नहीं कौन कौन भर दिया आपने, और बाद में यही नहीं समझ आ रहा कहानी किसके बारे में चल रही है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब देखो एक्चुअल में जो है ना, जो वीडियोज़ होती हैं उसमें समझ आ जाता, चाहे 20 कैरेक्टर ले लो, 20 का समझ आएगा कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है। इसमें क्या आएगा, इसमें नाम बुलाते रहेंगे कि उसने वो किया, इसने वो किया, तो नहीं समझ आने वाला, वो भूल ही जाओगे आप एट द एंड। तो इसीलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भैया रेडियो नाटक, एक तो रेडियो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आज के टाइम पे इंटरनेट चला चला के रेडियो की जरूरत रही नहीं, तो ये हमसे ऐसे सवाल सिखाई क्यों रहे हैं जो आज के आने वाले समय में काम ही नहीं आने वाले। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं यार, क्या करें। रेडियो नाटक की जो है विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो पहला विशेषता क्या है कि इसमें जो है पात्रों से संबंधित सारी जानकारियाँ सिर्फ बोल बोल के बताई जाएंगी। ये कोई अच्छी बात हो गई क्या? छोड़ो यार, विशेषताएं बता रहे हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती हैं। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर ही आधारित होता है, यानी पूरी कहानी कुल मिला के शब्दों के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसमें ध्वनि के जो प्रभाव होते हैं और संवाद जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से श्रोताओं तक ये पहुंचाई जाती है। संवादों के माध्यम से रेडियो नाटक का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश दिया जाता है, यानी कि कुल मिला के सुनाया ही जाता है और कुछ नहीं किया जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं, यानी कि ये है देखने वाला, ठीक है, देखने, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है लिखने वाली, कोई ना, इग्नोर इट। तो देखने वाला, श्रव्य है सुनना, ठीक है ना। अब एक तो आप टेलीविजन की स्क्रीन बंद करके वो बैकग्राउंड में आपको बस सुना रहा है वो चीज़ें, एक तो वो है, और एक आप उसको देख रहे हो, तो उसमें फर्क क्या है। यानी कि श्रव्य माध्यम कहाँ पे जाके टाइम पीरियड पे एक लोकेशन पे जाके काम करना बंद कर जाता है। देखो दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और संवादों को सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। पहली दिक्कत तो ये आ गई, बिना देखे मजा नहीं आएगा। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उसमें वो बताते रहेंगे उसका पैर टूट गया, अब मजा नहीं आ रहा है, लेकिन देखने वाले में मजा आएगा कि पैर टूटा पड़ा है, खून निकल रहा है, ज़ॉम्बी बन गया, ये वो खतरनाक, तो ऐसे वाला सीन है, तो देखने वाले में ज़्यादा मजा आएगा। दृश्य श्रव्य माध्यमों में मंच और पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उसके सौंदर्य को देख सकते हैं और देखने में मजा आता है उस चीज़ को। लेकिन श्रव्य माध्यम में बताएंगे उसके गले में कंठी माला, उसके गले में ये टंगा हुआ था, वो टंगा हुआ था, तो क्या ही समझ आएगा आपको क्या टंगा हुआ था। दृश्य श्रव्य माध्यमों में किसी भी दृश्य वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में तो ध्वनियाँ आएंगी, वो मज़ा नहीं आएगा। दृश्य श्रव्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम में वातावरण की सृष्टि पत्रों के संवाद से ही की जाती है। पात्र आना आई थिंक यहाँ पे पात्रों के संवाद से की जाती है। समय की सूचना और पात्रों का चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से ही होता है, यानी कि सारा कुछ बोलचाल से होता है उधर। श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्वनि माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, मतलब कुल मिला के ध्वनियों पे अटक जाएगा काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी जा रही है, बट हाँ पूरी वीडियो देख के जाना, खत्म होने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, खत्म होने वाली है वीडियो, थोड़ी बहुत देर की बची है, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नंबर में 4 नंबर वाले क्वेश्चन अभी फिलहाल चल रहे हैं, अपने छोटे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातें को जो है हमको ध्यान रखना पड़ता है।
तो पहला क्या है, देखो नए और अप्रत्याशित विषयों में ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जिस विषय पर आपको लिखना है, मतलब एक तो नया विषय है या फिर जो है अप्रत्याशित विषय, यानी कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उसको अगर लिखना है तो उसमें क्या क्या याद ध्यान रखोगे। तो पहला तो कि जिस विषय पर लिखना है लेखक को जानकारी हो जानी चाहिए या फिर होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब उसको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है उसको, है ना, या फिर किस चीज़ के ऊपर लिख रहा है, पता लगे गलत सलत चिपका दिया कुछ भी। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। पता लगे हम बम बारूद की बात कर रहे थे और बीच में कुछ और ही आ गया, हरी भरी जिंदगी आ गई हरियाली भरी, तो अलग ही सीन हो जाएगा। विचार विषय में सुसंबद्ध और संगत होने चाहिए। अप्रत्याशित विषयों में के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अपनी कहानी बता रहा होता है ना, नए विषय में कि मैं यहाँ पे गया, मैं उसके बाद मैंने ये किया वो किया, तो वो बताते हैं ज़्यादातर तो इसीलिए मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। पर अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक आना था आई थिंक, लेखक को विषय से हटकर, अच्छा लेख किया है, ठीक है ठीक है, लेख को जो है जो मतलब लिखा हुआ है उसको विषय से हटकर अपनी विद्वत्ता को प्रकट नहीं करना चाहिए कि अपना ही ज्ञान बखार रहा है, कहानी कुछ थी कुछ और ही बक डाला तुमने, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन में से, फिर छोटे क्वेश्चन आएंगे। फीचर क्या है, यह कैसे लिखा जाता है, विस्तार से हमको समझाइए। एक यह जो है फीचर यानी कि एक स्पेशल पोस्ट, आपने कभी गूगल पे सर्च करा है, एक गूगल का एक आपका ये डिवाइस बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसमें आपने ऊपर जो है ना बहुत बार देखा होगा कि एक बक्सा सा बना हुआ आता है, गूगल में आपने कुछ सर्च मारा, एक बक्सा सा लिखा हुआ आता है, उसके नीचे बहुत सारी साइट ऐसे ऐसे लिखी होती है, आर्टिकल्स है ना, तो वो जो है ना वो स्पेशल आर्टिकल होता है, मतलब कि गूगल वाले मानते हैं कि ये जो है ना एक स्पेशल पोस्ट है और सबसे ज़्यादा काम की है, उसको गूगल वाले फीचर कर देते हैं। मेरी भी कई सारी पोस्टें हो चुकी है इस तरीके से, तो इसलिए मेरे को आइडिया इन चीज़ों का। तो जो है ना ये फीचर इसी तरीके से जो है काम करता है। पूछ रहे हमसे फीचर क्या है, कैसे लिखा जाता है और इसके बारे में बताइए, यानी कि एक स्पेशल पोस्ट बोल सकते हो। एक ऐसा जो है सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ फलाना डिमक्का लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसको हम फीचर बुलाते हैं। वैसे आजकल फीचर का मतलब बदल गया यार, काम की चीज़ें मतलब फीचर, क्योंकि बिना काम की चीज़ें ज़्यादा भरी हुई है इंटरनेट पे। फीचर जो है कथात्मक शैली में लिखा जाता है, इसकी भाषा सरल आकर्षक रूपात्मक मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार भावना दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। वैसे तो सब में ही करते हैं, बट किसी किसी के में ज़्यादा मज़ा आ जाता है, तो उसके पास ही जाते हैं बंदे फिर देखने बार बार, और बार बार जिसकी पोस्ट पे जाएंगे तो वो गूगल वाले समझ जाते हैं कि भैया ये वाली पोस्ट काम की, भले ही वो 7वें नंबर पे चल रही हो, ये काम की है, इसको ऊपर ले आओ, पहले पे ले आएंगे, फीचर कर देंगे उसको। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। फीचर का मुख्य लक्ष्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये तो थे अपने बड़े क्वेश्चन, अब छोटू छोटू क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी है, मतलब हम सारों को डिस्कस कर रहे हैं इस पोस्ट में ही, एक ही पोस्ट है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, आप ज़रूर से याद कर लेना बैठ के, अगर याद नहीं होते हैं वीडियो पॉज करके याद करना चाहो वैसे कर लो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? वो है प्रिंट माध्यम। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ और छापने लग गए बस, उसके बाद ही सारी इंटरनेट जो भी चीज़ें आई, फिर रेडियो नाटक वो बाद में आए थे। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी लंबी होती है? 15 से 30 मिनट। इससे लंबी हो गई तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, इसीलिए इतनी रखी जाती है। रंगमंच किस साहित्य विधा में जरूरी होता है? वो है नाटक में। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि रंगमंच किस साहित्य विधा के लिए जरूरी है या फिर किस विधा में आवश्यक है, तो वह है नाटक में। रंगमंच यानी कि स्टेज बोल सकते हो, वो पूरी सजी धजी स्टेज जो होती है वो नाटक में जरूरी होती है। टेलीविजन में लाइव का मतलब क्या होता है? जो लाइव आप देख रहे होते हो, लाइव से आपका मतलब क्या है? लाइव का मतलब है कि जो घटना स्थल है वहां से सीधा प्रसारण, उसको हम लाइव बुलाते हैं। जैसे यूट्यूब पे हम सीधा प्रसारण कर देते हैं, वैसे हम नहीं करते, करा नहीं हमने कभी यार। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शैली का नाम बताइए। वो है हमारी उल्टा पिरामिड शैली। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? वो हुआ था 1993 में, यानी कि यहाँ पे आया था 1G। उसके बाद 2003 में इसका दूसरा दौर आया, यानी कि 2G आया, और अभी फिलहाल भारत में इसका चौथा दौर चल रहा है। अब बीच बीच में बातें नहीं करी जाएंगी सारों की, एक नंबर में पूछा है, हम क्यों फालतू बकवास करें इधर, है ना। तो इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? वैसे तो जो है आरंभ बोल सकते 1993 में हुआ था, इतना ही खत्म है बस, फालतू लिखो ही मत, फिर भी एक नंबर मिल जाएगा आपको। फालतू बकवास लिखनी ऐसे लिख भी सकते हो मन करे तो।
देखो इतना बड़ा हमने वैसे लिखा क्यों है, मैं आपको समझा देता हूँ इतना बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या है ना, पूछा जाता है, आपके मन में कई बार डाउट हो जाता है कि 1993 में होता है कि 2003 में, मतलब कि 10 साल के बाद में क्या हुआ था। तो पहले 1993 में चालू हो गया था नेट, 2003 में दूसरा दौर आया था, और ये 2G आया था ना जब, एक्चुअल में ये 1G आया था, ये इंटरनेट था ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतनी स्लो स्पीड थी, कुछ नहीं होता था इससे। तो जब 2G आया उसके बाद में इंटरनेट का जो है मतलब बोल सकते हो मार्केट तेजी से बढ़ने लगा, और जैसे जैसे फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 4G 5G आने वाला है, 4G चल ही रहा है। तो इस टाइम में 4G के टाइम में इंटरनेट अपने मतलब बोल सकते हो पीक पे पहुंचा हुआ है, उससे ऊपर जाएगा वैसे तो, क्योंकि लोग इंटरनेट पे अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो आए नहीं है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ और कब खुला था? वो खुला था गोवा में 1556 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहानी का जो है केंद्र बिंदु क्या होता है? वो होता है हमारा कथानक। केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। पीडीएफ चाहो तो डाउनलोड कर लेना, नहीं करनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप ये देखो जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना ऑन द स्क्रीन, ये सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ मतलब अगर आपके पास नेट की कंजूसी करते हो, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, अगर इतनी लंबी वीडियो देख के भी आपको वही कंजूसी करनी है 1-1 MB के लिए, तो रहने देना फिर, बाकी मन करे तो कर लेना। मैंने बना के डाल दी थी पीडीएफ भी। तो ये था आपका आज की एक बड़ी सी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, जो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ये, और इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर एक आध टॉपिक जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस बदल देते हैं यार ये लोग, क्या करें इनका, तो ये हमने जो है अगर आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग सीन रहता है, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस है आपका तो उनको याद मत करना, उनको छोड़ देना। वैसे भी आपको पता होगा कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, तो उस हिसाब से आप कर लेना। और अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो सारे कर लेना, ठीक है। तो बाकी अपना बोर्ड, दूसरे बोर्ड वाले अपना चेकआउट कर लेना कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो सिलेबस जो है, क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम हरियाणा बोर्ड में कुछ कम नहीं है आई थिंक, तो सिलेबस पूरा ही करना आपको, सो पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कि नई वीडियो के अंदर, और मैं बना लेता हूँ आपके लिए आरओ और वो बाकी किताबों के MCQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी वीडियो भी डाल देता हूँ। तब तक इस वीडियो को आपने देख ही लिया है, उनको भी जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहना। बाय बाय।